वेलकम टू थर्ड। यह आपका पीसीएन प्रीलिम कंसाइज नोट्स 3 बहुमत संशोधन और मूल संरचना देखेंगे। ठीक है, तो आपका ये तीसरा जो अध्याय है, यूनिट आप कह सकते हैं चैप्टर, संविधान संशोधन में बहुमत के प्रकार। ठीक है, मेजोरिटी टाइप देते हैं। पहले होता है साधारण बहुमत। सबसे पहले साधारण बहुमत बारे में देखते हैं। इसमें इसका अर्थ है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 50% से अधिक। ठीक है, सिंपल है, 50% से अधिक। ठीक है, क्योंकि 100 सदस्य है तो 51 बहुमत होगा आपका। ठीक, और ये कहाँ आवश्यक है, मतलब किन किन चीज़ों में इस्तेमाल किया जाएगा संविधान में, कहाँ इसका उपयोग होगा? तकनीकी रूप से संवैधानिक संशोधन नहीं, ये तकनीकी रूप से संवैधानिक संशोधन नहीं, और ऐसे प्रावधानों पर लागू जो सामान्य विधि के समान माने जाते हैं। जो सामान्य विधि के समान माने जाते हैं उसमें ये किया जाता है। और जो प्रमुख अनुच्छेद है, जैसे 2, 3, 4, 169, मतलब जो विधान परिषद का बनाने हैं, और 239A, 312 नई सेवाओं का सृजन करना है, सिविल सेवाओं का, तो उसमें है जो साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ठीक है, तो साधारण बहुमत है वो संवैधानिक संशोधन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं उसमें उपयोग नहीं होते हैं ये। ठीक, उसके बाद विशेष बहुमत, मतलब इसमें जो संशोधन किया जाएगा वो संविधान संशोधन नहीं किया तो कहा जाएगा इसको। ठीक है, तो तकनीकी रूप से संवैधानिक संशोधन नहीं, तो इसका मतलब ये है कि मतलब संविधान में कुछ जो बदलाव वो ऐसे होते हैं जिन्हें संसद एक सामान्य कानून यानी कि जो ऑर्डिनरी लॉ है उसके जैसे है जो पास कर सकती है। जैसे कोई नया बिल पास करना हो तो उसकी तरह, ठीक है, इनकी सामान्य सामान्य कानून की तरफ बदल सकती है, उसमें बदलाव कर सकती है, संशोधन कर सकती है। जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की औपचारिक जो प्रक्रिया वो दी गई है, लेकिन साधारण बहुमत, ध्यान रखना, लेकिन साधारण बहुमत से जो संशोधन किए जाते हैं, बदलाव किए जाते हैं, उनको 368 के तहत संविधान संशोधन की श्रेणी में नहीं गिना जाता है। जैसे जैसे आपको नए राज्यों का गठन करना है, आर्टिकल 2 और 3, ठीक है, या राज्यों की विधान परिषद को बनाना है या समाप्त करना है तो 169, ठीक है, और नई सेवा का सृजन करना है तो ये संवैधानिक संशोधन में नहीं आएंगे। ठीक है, नए राज्यों का गठन करना है तो आप संविधान संशोधन जो करोगे, गठन करोगे, तो वो बिल लाओगे, कानून लाओगे, तो वो संविधान संशोधन नहीं कहा जाएगा और उसको साधारण बहुमत से पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है 2, 3, 4, 169, 239A और 312। ठीक है, तो अब कैसे उदाहरण के रूप में समझते हैं। आर्टिकल 2 में क्या है, मतलब जैसे पार्लियामेंट, संसद है, वो नए राज्यों को भारत में एडमिट या मतलब एस्टेब्लिश कर सकती है। जैसे कोई नया क्षेत्र भारत में जुड़ जाए, मान लो पीओ के जुड़ जाए, ठीक है, तो ये है। और 3 में क्या है, 3 में आपका राज्यों का पुनर्गठन है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट है। जैसे कि नया राज्य बनाना है, राज्यों की सीमाओं को बदलना है, या किसी बड़े राज्य में से छोटे राज्यों का निर्माण करना है, तो ये सभी इसमें आए। जैसे कि नाम बदलना, जैसे कि तेलंगाना का निर्माण किया गया आंध्र प्रदेश से अलग करके, ठीक है, तो वो 3 में आएगा। ठीक है, इसके बाद 4 में क्या है, 4 में आपका आर्टिकल 2 और 3 के कानूनी प्रभाव, आर्टिकल 2 और 3 के जो कानूनी प्रभाव वो 4 में है। जैसे कि जब राज्य बनते हैं, बदलते हैं, तो फर्स्ट शेड्यूल यानी कि राज्यों की सूची और फोर्थ शेड्यूल यानी कि राज्यसभा की सीटों में बदलाव, तो उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, और ये सब है जो साधारण बहुमत से होते हैं। अब 169 में क्या है, इसमें है कि राज्य विधान परिषद जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो बनाना या खत्म करना, उसका उत्साधन या उनको सर्जन और उत्साधन इसमें आएगा। ठीक है, और 239 ये में इसमें क्या है, और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधानमंडल या विधान परिषद, कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधानमंडल या विधान परिषद का निर्माण करना, तो वो साधारण बहुमत से होगा, सामान्य कानून से होगा, उसको संविधान संशोधन नहीं कहेंगे। ठीक है, और जैसे पहले पुडुचेरी में आदि, ठीक है, और पुडुचेरी में किया गया है, और इसमें जो है वो पार्लियामेंट है, संसद है, वो कानून बनाकर लोकल लेजिस्लेचर बना सकती है कानून। ठीक है, 312 में क्या है, जो ऑल इंडिया सर्विस बनाने, जैसे क्या ये पीसीएस की तरह कोई नई सर्विस बनानी है तो वो पार्लियामेंट कर सकती है, और अगर राज्यसभा इसको अप्रूव करे तो। ठीक है, और इसको है जो संविधान संशोधन नहीं कहेंगे। तो इनमें जितने भी आर्टिकल 2, 3, 4, 169, 239A और 312 में जो भी आएंगे उसको संविधान संशोधन नहीं कहेंगे, और वो साधारण बहुमत से बनेंगे, सामान्य कानून की तरह। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत क्या होता है। विशेष बहुमत का मतलब होता है कि कुल सदस्य संख्या मतलब टोटल जितनी भी सदस्य संख्या है उसका बहुमत। ठीक है, तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3। देखो, कुल सदस्य संख्या है उसका बहुमत यानी कि 100 है तो 51। इसके बाद जो उपस्थित है, जैसे कि मान लो 100 में से आपके 90 उपस्थित हुए तो 10 अनुपस्थित हुए। ठीक है,
तो जो जो उपस्थित और मतदान करने वाले हैं, जो 90 सदस्य उपस्थित हुए हैं, तो उसका 1/3, उसका 1/3 कितना होगा, ठीक है, उसका 1/3 यानी कि 60 सदस्य। तो ये आता है इसमें, इस विशेष बहुमत में, ठीक है। और कहाँ आवश्यक है, जो अधिकांश जो संवैधानिक संशोधन होते हैं, अधिकांश जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेवलप अमेंडमेंट होते हैं, संवैधानिक संशोधन होते हैं, वो विशेष बहुमत में आते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो जब भी आप संविधान संशोधन करोगे तो उसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी, ठीक है। इसमें क्या है, दो शर्तें हैं। दो शर्तें क्या है, एक तो कुल सदस्य संख्या उसका बहुमत यानी कि 50% से अधिक, और फिर है जो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, ध्यान रखना 2/3, 1/3 नहीं, ये मैंने गलत बोल दिया था, 2/3 मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं था, तो 2/3 वो जरूरी है, ठीक है। 2/3 मेजोरिटी उपस्थित और मतदान करने वालों का, ठीक है। ये दोनों शर्तें एक साथ लागू होती है, ठीक है। और जो अधिकांश संवैधानिक संशोधन है वो विशेष बहुमत से किए जाते हैं। अब जो ये दिया गया है आर्टिकल 3, जैसे कि आर्टिकल 368(2), इसमें क्या है, 368(2) में क्या है, तो इसमें जो प्रक्रिया दी गई, संविधान संशोधन कैसे होगा उसकी प्रोसेस दी गई है, ठीक है, प्रक्रिया दी गई है। और ठीक है, अब है तीसरा है कि विशेष बहुमत और राज्यों की पुष्टि, विशेष बहुमत और राज्यों की पुष्टि। विशेष बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्य, कम से कम आधे राज्यों की विधानमंडलों की जो स्वीकृति है वो जरूरी है, ठीक है। यानी कि मतलब जो राज्यों की राज्यों के जो जो संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर है, उसको अगर कोई विधेयक इफेक्ट करता है तो वो विशेष बहुमत प्लस राज्यों की पुष्टि में आएगा, ठीक है। इनकी विशेष बहुमत, इनकी उपस्थित और मतदान करने वाले और 50% से अधिक, और प्लस राज्यों की आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति, जैसे कि आर्टिकल 668 भाग 2 का प्रावधान, ठीक है। तो अब किन किन है जो अनुच्छेदों में लगे, मतलब आर्टिकल्स में या चीज़ों में है जो ये विशेष बहुमत और राज्य की पूंछ लगेगी, जैसे कि राष्ट्रपति के चुनाव में कुछ बदलाव करना है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों में बंटवारा करना है, सेपरेशन, ठीक है, जैसे यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, या कंकरेंट जो समवर्ती सूची है, उसमें अगर कोई बदलाव करना है तो वो विशेष बहुमत और राज्यों की पुष्टि में आएगा, ठीक है। और फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो पावर्स है उसमें बदलाव करना है तो वो भी इसमें आएगा, ठीक है। और राज्यों का संसद में जो प्रतिनिधित्व उसमें कुछ बदलाव करना, परिसीमन करना है तो वो भी इसमें आएगा। और खुद खुद आपका जो आर्टिकल 368(2) है, या मतलब 2 मतलब 368, इसमें बदलाव करना है, संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया में बदलाव करना है, तो वो भी विशेष बहुमत प्लस राज्यों की पुष्टि में आएगा, ठीक है। तो ये सारे हमने देखे। अब प्रक्रिया देखते हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। सबसे पहले विधेयक का प्रस्तुतिकरण होगा, सबसे पहले क्या होगा, विधेयक का प्रस्तुतिकरण होगा। इसमें संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ध्यान रखना, संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि संविधान मतलब लोकसभा में पेश करो या राज्यसभा में, इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। यानी कि विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में भी प्रस्तुत कर सकते हो, राज्यसभा में भी कर सकते हो, ठीक है। तो कोई सदन की इसमें बाध्यता है नहीं। और मुख्य बिंदु इसमें देखते हैं कि इन्हें राज्य विधानमंडलों में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, लेकिन राज्य की विधानमंडल है उसमें है जो संविधान संशोधन विधेयक पेश नहीं कर सकते, ओनली लोकसभा या फिर राज्यसभा में पेश कर सकते हो। उसके बाद पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं, पूर्व अनुमति की इसमें जो जैसे कुछ विधेयक होते हैं इसमें राष्ट्रपति की जो पूर्व अनुमति होती है, प्रायर रिकमेंडेशन होती है प्रेसिडेंट की, वो जरूरी होती है। लेकिन संविधान संशोधन विधेयक में कोई भी प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी नहीं होती है, यानी कि इस विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक नहीं होती है। और यह धन विधेयक से भिन्न होती है, जैसे कि हमने पढ़ा है कि धन विधेयक में राष्ट्रपति की जो प्रायर रिकमेंडेशन है वो जरूरी होती है, लेकिन इसमें नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद ये तीसरा है कि लागू होने वाला बहुमत। लागू होने वाला बहुमत है कि इसमें संशोधन की प्रकृति कैसी है, तो उसी अनुसार जो बहुमत का प्रकार है वो निर्धारित होगा। जैसे कि संघीय ढांचे से संबंधित है तो उसमें विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का जो रेटिफिकेशन है वो जरूरी होगा, ठीक है। अगर सामान्य कानून की तरह वो साधारण बहुमत से होगा, ठीक है। तो इस प्रकार है, ठीक है। और इसमें साधारण बहुमत प्लस विशेष बहुमत और राज्यों की पुष्टि, तो ये सारे हैं। और प्रत्येक सदन में पारित होना, तो जो ये संविधान संशोधन विधेयक है वो संसद के दोनों सदनों को इस विधेयक को अलग अलग पारित करना होता है, ध्यान रखना, जॉइंटली है जो पारित नहीं कर सकते इसमें, या कोई एक सदन पारित करे और दूसरे की आवश्यकता नहीं, तो ऐसा नहीं है। इसमें दोनों सदनों को अलग अलग पारित करना होगा। राज्यसभा ने पास किया है, ठीक है, तो फिर लोकसभा को भी पास करना पड़ेगा, या राज्यसभा में पेश किया तो फिर राज्यसभा को भी पास करना पड़ेगा। और ध्यान रखना, संविधान संशोधन विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं होती है, जो ज्वाइंट मीटिंग होती है, संयुक्त बैठक की व्यवस्था इसमें नहीं होती है, जो कि 108 में होती है, जो राष्ट्रपति बुलाता है, तो वो इसमें नहीं है, ठीक है।
संविधान संशोधन विधेयक में नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखी। नेक्स्ट है जो 5वां स्टेप है वो है कि राज्यों द्वारा पुष्टि यदि आवश्यक हो। जैसे कि कम से कम आधे राज्य या विधानमंडलों की पुष्टि आवश्यक होती है। इसके लिए कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं, ध्यान रखना, इसके लिए कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं है, समय सीमा निर्धारित नहीं है, ठीक है। और मतलब कोई विधेयक इससे रिलेटेड है, ऐसी प्रवृत्ति का है तो, ठीक है। और राष्ट्रपति की स्वीकृति उसके बाद दोनों से अलग अलग पास होने के बाद क्या राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति के पास जो राष्ट्रपति को विधेयक पर स्वीकृति देना अनिवार्य है। ध्यान रखना, संविधान जो संशोधन विधेयक होता है वो राष्ट्रपति उसको वीटो अप्लाई नहीं कर सकता, उसको राष्ट्रपति को अनुमति देनी जरूरी होती है, ठीक है। राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक दोनों विधेयकों से सदनों से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है तो उस राष्ट्रपति को अनुमति देनी अनिवार्य होती है, उसके लिए अनुमति देना बाध्यकारी है, ठीक है। और राष्ट्रपति के पास वीटो अधिकार इसके लिए नहीं होता है। फिर 7वां स्टेज है वो है संविधान संशोधन प्रभावी होना, और राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात है वो या निर्दिष्ट तिथि से ये संशोधन है वो लागू हो जाता है और ये संविधान का एक भाग बन जाता है। तो इस प्रकार हमने ये देखा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। संविधान का जो मूल ढांचा है वो नॉट डिफाइंड और मेंशन्ड एनीवेयर इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का ढांचा है वो संविधान में कहीं भी ना तो उल्लेख किया गया, ना मेंशन्ड है और ना तो डिफाइंड है, ना तो परिभाषित किया गया है और ना उल्लेखित किया गया है संविधान में कहीं भी, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूट पावर, फिर होती है कॉन्स्टिट्यूंट पावर। कॉन्स्टिट्यूंट पावर का मतलब होता है कि जो संशोधन की शक्ति है, ठीक है, संवैधानिक शक्ति। इसका मतलब है कि संविधान को बनाने मतलब या बदलने या सुधारने की शक्ति कह सकते हैं आप, ठीक है। तो ये मेंशन तो की गई है, संविधान में उल्लेख तो किया गया है, लेकिन पूर्ण रूप से परिभाषित दी गई है, पार्शियली डिफाइन की गई है इन द कॉन्स्टिट्यूशन। पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये मेंशन की गई है लेकिन पार्शियली डिफाइंड है, पूरी तरीके से इसको परिभाषित नहीं किया गया है संविधान में, ठीक है। संविधान संशोधन की शक्ति, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा ये हिंदी में भी दिया गया तो इंग्लिश में क्यों पढ़े। तो मूल संरचना संविधान में कहीं भी परिभाषित या उल्लेखित नहीं है, और सांविधानिक शक्ति और संविधान में उल्लेखित या आंशिक रूप से परिभाषित है, संविधान संशोधन शक्ति इसको कह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद कल्याणकारी, समाजवादी, भूमि सुधार, राष्ट्रीयकरण नीतियाँ, ठीक है। और संवैधानिक संशोधन, भूमि सुधार और राष्ट्रीयकरण नीतियों के विरुद्ध नीतियों को सम्मिलित करना, संविधान को किस सीमा तक संशोधित किया जा सकता है, ये तो आया क्या है आपका मूल संरचना का सिद्धांत आया। उसके बाद ये मतलब प्रोसेस दी गई, जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत है वो कैसे विकसित हुआ, ठीक है। पहले भूमि सुधार आया, भूमि सुधार को उसमें भाग में डाला गया जिसमें मतलब जो जुडिशल रिव्यू संसद नहीं कर सकती, फिर वो बेसिक स्ट्रक्चर आया, ठीक है, कि भैया मूल ढांचे में है जो संविधान के उसमें कोई भी फेरबदल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सब और महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का संदर्भ देखते हैं हम, संवैधानिक घटनाक्रम। अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का संदर्भ और संवैधानिक घटनाक्रम देखते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 13(2) ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, ठीक। आर्टिकल 13(2) में क्या है, राज्य ऐसी कोई विधि या लॉ नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो, यानी कि जो राज्य है वो ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता हो, तो वो आता है आर्टिकल 13(2) में। उसके बाद 13(4) में क्या है, संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अनुच्छेद 13 के अर्थ में विधि नहीं है, अनुच्छेद 13 के अर्थ में विधि नहीं है, संविधान संशोधन एक विधि नहीं है, और इसे 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा जोड़ा गया था। भाग 13(4) को क्या है, उसको भाग 13(4) को 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें कहा गया है कि संविधान जो संशोधन है वो अनुच्छेद 13 के अर्थ में विधि नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो आर्टिकल 13(2) में कहा गया कि राज्य ऐसी कोई विधि या लॉ नहीं बनाएगा जो एफआर का उल्लंघन करता हो, लेकिन 13(4) में ये कहा गया है कि, तो हमने देखा कि कहाँ पढ़ रहे थे हम, 13 के अर्थ में विधि नहीं है, और 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा इसमें जो जोड़ा गया था, ये 13(4) में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 19(1)(f). 19(1)(f) में क्या है, संपत्ति के अर्जन, धारण और व्यंजन की व्ययन की क्षमता, ठीक है। अर्जन, धारण और व्ययन की स्वतंत्रता 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा निश्चित किया गया था, इसको रद्द कर दिया गया था 19(1)(f). और 31 का अनुच्छेद 31 का, किसी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा है जो निश्चित किया गया था 31(1) को, ठीक है। और 31(2)
31(2) को राज्य केवल सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है, ठीक है, सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए, और उसके लिए मुआवजा यानी कंपेंसेशन लेना होगा। ये 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा ये भी निश्चित किया गया था, ठीक है। उसके बाद 31A, इसमें संपदाओं के अधिग्रहण से संबंधित विधिक मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर शून्य नहीं होगी। ये पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था 31A, ठीक है। 31B में क्या है? 31B में नवी अनुसूची यानी कि 9th शेड्यूल में जोड़ी गई थी, और इस अनुसूची में शामिल विधियाँ जुडिशियल रिव्यू है, न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर थी, जिसमें प्रथम संविधान संशोधन 1951 हुआ। और यद्यपि 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती निर्णय की तिथि के बाद नवी अनुसूची में डाले गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है यदि वे मूल संरचना का उल्लंघन करते हो, तो ये 31B में, ठीक है। उसके बाद 31C, अनुच्छेद 39C को लागू करने हेतु बनाई गई विधियाँ अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन नहीं मानी जाएगी। और 25वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा ये जो जोड़ा गया था 31C, इसमें क्या कहा गया है कि 39B और 39C को लागू करने हेतु जो बनाई गई विधियाँ हैं वो अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन के आधार पर उसको शून्य घोषित नहीं किया जाएगा। ये 25वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा है जो जोड़े गए थे, ठीक है, 31C। उसके बाद आता है 39B में क्या है? राज्य अपनी नीति इस प्रकार संचालन करेगा। राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और जो नियंत्रण सामूहिक हित के लिए सर्वोत्तम रूप से वितरित हो। तो ये 39B में है। 39C में क्या है कि राज्य ये सुनिश्चित करेगा कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि धन और उत्पादन के साधनों का अहितकारी संकेंद्रण न हो, ठीक है। तो ये समानता की बात कर रहा है। फिर 300A में क्या है? किसी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, और इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया। और 44वें संविधान संशोधन के बाद संपत्ति के अधिकार अब मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं है, बल्कि केवल एक वैधिक और संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 368, इसमें संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति उसके लिए प्रक्रिया दी गई 368 में। इसके बाद मूल संरचना सिद्धांत, संवैधानिक विकास की समय रेखा, वर्ष घटना विवरण, ठीक है। 1948 में मद्रास राज्य ने शिक्षा में जाति आधारित शिक्षा आरक्षण लागू किया। मद्रास राज्य ने शिक्षा में जाति आधारित जो रिजर्वेशन है वो लागू किया था 1948 में। फिर 1950 के प्रारंभिक दशक में बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों ने भूमि स्वामित्व को सीमित करने वाले कृषि व भूमि सुधार कानून बनाए। फिर स्टेट ऑफ मद्रास बनाम चंपकम 1951 का मामला आया था, उसमें मद्रास का 1948 का जो आरक्षण कानून है वो निरस्त कर दिया गया। और सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार राज्य के डीपी तत्वों से ऊपर है, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है उससे ऊपर है क्या मौलिक अधिकार, ठीक है। तो स्टेट ऑफ मद्रास इसमें चंपकम 2000 मामलों में इसमें कहा गया कि जो FR है वो जो DPSP से ओवर है, मतलब प्रायोरिटी फर्स्ट है। इसके बाद, ठीक है, तो ये मैंने देखा चंपकम 2000 मामला, इसमें मतलब जो FR को है जो सर्वोच्चता दी गई, ठीक है, FR को DPSP के ऊपर, ठीक है। प्रथम संविधान संशोधन 1951, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे उस समय, इसमें 1915 जोड़ा गया, 15/4 जोड़ा गया। इसमें क्या प्रावधान था कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए जो विशेष स्पेशल प्रोविजंस किए गए थे 15/4 में, ये आपके और जो पहला संविधान संशोधन 1951 हुआ था उसमें ये जोड़ा गया था, ठीक है, ठीक है। और ध्यान रखें दूसरा है 19(2), आर्टिकल 19(2) भी जोड़ा गया था, 19(2) में संशोधन किया गया, इसमें जोड़ा नहीं गया था, इसमें संशोधन किया गया था, अमेंडमेंट किया गया था, ठीक है। हाँ, 19(2) में संशोधन किया गया। इसमें सार्वजनिक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध तथा अपराध के लिए उकसावे के आधार पर युक्त जो प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं 1902 में, 19(2) में, ठीक है। ये 1951 में किया गया था संशोधन। एक और किया गया था अनुच्छेद 31A, इसमें राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के रूप में चुनौती नहीं दी जा सकेगी, ये 31A में, ठीक है। तो ये इसमें संशोधन किया गया था। फिर 31B में क्या है कि जो नवी अनुसूची है उसका समावेशन किया गया, और नवी अनुसूची में शामिल कानूनों को न्यायिक पुनरावलोकन से संरक्षण दिया गया, मतलब
जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। तो ये 1951 में हुआ था प्रथम संविधान संशोधन, उसमें ये 15/4/1902 में, ठीक है, 31A में और 31B में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट का शंकर प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 का मामला था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत कानून नहीं है, ठीक ना। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 में जो मामला आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि जो अनुच्छेद 13 जो संविधान संशोधन है वो 13(2) के अंतर्गत कानून नहीं है, और संसद को अनुच्छेद 368 के तहत अनुच्छेद आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की असीमित शक्ति प्राप्त है, यानी कि अनलिमिटेड पावर है, ठीक है, संसद को। उसके बाद 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। इसमें 44 भूमि सुधार कानूनों को नवी अनुसूची में जोड़ा गया। जो 44 जो लैंड रिफॉर्म्स कानून थे उनको नवी अनुसूची में जोड़ा गया ताकि जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सके। ये 1967 में किया गया था। प्रधानमंत्री उस समय लाल बहादुर शास्त्री थे, ठीक है। उसके बाद सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 का मामला था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः पुष्टि की कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत कानून नहीं है, ठीक है, कानून नहीं है। ये सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965। फिर उसके बाद गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य आया 1967 का, 1967 का आया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि मौलिक अधिकारों की अधिराष्ट्रीय स्थिति है, ठीक। देखो, अधिराष्ट्रीय का मतलब है कि वो राज्य या सरकार से ऊपर है, राज्य और सरकार से कहीं ऊपर है, इनकी सरकार इसमें मतलब इनको बदल नहीं सकती। तो जो मौलिक अधिकार है उनकी स्थिति कैसी है? अधिराष्ट्रीय स्थिति है, ठीक है, राष्ट्र से ऊपर है, ठीक है। और दूसरा ये था कि संसद को भाग 3 में संशोधन का अधिकार नहीं है, ये भी कहा था। इसमें गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में संसद को अनुच्छेद भाग 3 जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार, उसमें संशोधन का अधिकार नहीं है, ठीक है। और ये निर्णय भविष्य के मामलों पर लागू होगा। प्रोस्पेक्टिव जो ओवर रूलिंग का सिद्धांत है वो भी इसमें दिया था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने। इनकी जो भविष्य में जो भी फैसले आएंगे उसको आधार बनाया जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका 24वां संविधान संशोधन 1971 में आया था। 24वां संविधान संशोधन 1971। इसमें अनुच्छेद 368 में संशोधन कर संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की स्पष्ट शक्ति दी गई, ठीक है, स्पष्ट शक्ति दी गई 24वें संविधान संशोधन 1971 में। और अनुच्छेद 13(4) जोड़ा गया। अनुच्छेद कौन सा? 13(4) है वो, इसमें जोड़ा गया था, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने कहा अनुच्छेद 13(4) जोड़ा गया। और संविधान संशोधन को अनुच्छेद 13 के अंतर्गत कानून नहीं माना जाएगा, ठीक है, इसमें कहा गया था, ठीक। और ऊपर हमने देखा है कि 15(4) जोड़ा गया था, इसमें वो 13(4) नहीं था, ठीक है, 51 में। इसमें है 13(4) जोड़ा गया, अनुच्छेद 13(4) जोड़ा गया, यानी कि संविधान संशोधन को अनुच्छेद 13 के अंतर्गत कानून नहीं माना जाएगा। ये गोलकनाथ बना 24वां संविधान संशोधन था, उसमें कहा गया था, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आर सी कूपर बनाम भारत संघ 1970 का मामला है। इसमें बैंक राष्ट्रीयकरण को अपर्याप्त प्रतिकर और संपत्ति अधिकार के उल्लंघन के आधार पर निरस्त किया गया था, ठीक है। उसके बाद 25वां संविधान संशोधन 1971 में आया था। ये 25वां 1971 में, इसमें आर्टिकल 31C जोड़ा गया। कौन सा? आर्टिकल 31C जोड़ा गया, आर्टिकल 31C जोड़ा गया। इसमें का ये प्रावधान था कि अनुच्छेद 39B और 39C को लागू करने वाले कानूनों को अनुच्छेद 14 और 19 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है। तो ये कौन सा था? 25वां संविधान संशोधन था। कौन सा था? 25वां संविधान संशोधन, जो कि 1971 में आया था। कब आया था? 1971 में आया था। कौन सा था? 25वां, ठीक है। ये 31C वाला 39B और 39C के मतलब या 14 और 19 के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती थी, ये देखा। उसके बाद 26वां संविधान संशोधन 1971 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उस समय, ठीक है। और कौन सा 26वां? इसमें, ठीक है, इसमें प्रीवी पर्स थे, जो राजाओं को जो पेंशन मिलती थी, प्रीवी पर्स, उसको समाप्त किया गया 26वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। और अनुच्छेद 291 और 362 है वो हटाए गए तथा 363A जोड़ा गया था। 363A जोड़ा गया था 26वें संविधान संशोधन द्वारा। इंदिरा गांधी ने राजाओं के प्रीवी पर्स थे वो समाप्त कर दिए गए थे, जो राजाओं को पेंशन मिलती थी, ठीक है। उसके बाद 29वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में आया था। इसमें केरल भूमि सुधार अधिनियम को नवी अनुसूची में जोड़ा गया था, ठीक है। तो खास इंपॉर्टेंट नहीं है 29वां। उसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो 1973 में आया था। कब आया था? 1973 में आया था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के तहत, संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत कानून नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इसमें केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कि संविधान संशोधन है वो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत कानून नहीं है, परंतु संसद की संशोधन की शक्ति है वो मूल सिद्धांत, मूल संरचना सिद्धांत से सीमित है, यानी कि उसके अंडर है। ठीक है, तो ये मूल संरचना का दिया है इसने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। ठीक है, उसके बाद 39वां संविधान संशोधन 1975 में आया था। कब आया था? 1975 में आया था। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनावों को न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर किया गया, यानी कि इनकी जो नियुक्ति है, चुनावों की नियुक्ति राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की और लोकसभा अध्यक्ष के चुनावों को ठीक है ये किया गया। ठीक है, सॉरी, और एक कहाँ पता था ये, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनावों को न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर रखा गया, जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा गया। ये 39वां संविधान था जो कि 1975 में आया था। ठीक है, 39वां संविधान था, 1975 में आया था। ठीक है, उसके बाद इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण मामला था, 1975 में आया था। कब आया था? 1975 में आया था। इसमें यह था कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो न्यायिक पुनरावलोकन है, जो जुडिशियल रिव्यू है वो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, संविधान के स्वतंत्र न्यायिक पुनरावलोकन और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संविधान की मूल संरचना के भाग है। ये कब था? सॉरी, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण मामला था, 1975 में आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन और जो स्वतंत्र और जो फेयर एंड निष्पक्ष जो चुनाव है वो भी, ठीक है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव है वो संविधान की मूल संरचना के भाग है। वो इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण 1975 मामला आया था, उसमें कहा गया था। ठीक है, उसके बाद 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द है वो जोड़े गए। और अनुच्छेद 31C का विस्तार कर सभी जो DPSP है, नीति निर्देशक तत्वों को प्राथमिकता देने का जो प्रयास किया गया इसमें। ठीक है, ये 42वां संविधान 1976 में प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। क्या? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। और अनुच्छेद 31C को विस्तार कर, अनुच्छेद 31C का विस्तार किया गया और सभी नीति निर्देशक तत्वों को प्राथमिकता देने का प्रयास किया गया। और अनुच्छेद 368 4 भाग 4 और 368 भाग 5 के माध्यम से जो न्यायिक पुनरावलोकन है, जुडिशियल रिव्यू है, उसको सीमित करने का जो प्रयास किया गया। उसके बाद आता है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। इसमें प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। कौन थे? मोरारजी देसाई थे। और इसमें ठीक है, तो ये देखो अनुच्छेद 19(1)(f) और 31 हटाए गए। ठीक है, एक इसमें 44वां संविधान संशोधन 1978 में आया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में आया था, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। उसमें अनुच्छेद 19(1)(f) और 31 हटाए गए। और संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकार से हटाकर, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाकर 301 के अंतर्गत, 300 क के अंतर्गत एक विधिक अधिकार बना दिया गया, एक विधिक और संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो ये 1978 में आया था, 44वां संविधान संशोधन था। ठीक, नेक्स्ट मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, ये 1980 का मामला है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का मामला 1980 का है। इसमें अनुच्छेद 368 भाग 4 और 368 भाग 5 है वो निरस्त कर दी गई थी, जो कि आपके 1942वां संविधान 1976 में आया था, उसमें सीमित करने का प्रयास किया गया था। तो इसमें है जो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के मामले में इसको निरस्त कर दिया गया। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें मौलिक अधिकार, जो फंडामेंटल राइट है और जो DPSP है, इनके बीच संतुलन को, मौलिक अधिकार और DPSP के बीच संतुलन को संविधान की मूल संरचना माना गया। इसमें इनके बीच में जो संतुलन है उसको मूल संरचना का हिस्सा माना गया मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामले में। ठीक है, 1980 का। उसके बाद वामन राव बनाम भारत संघ 1981 का मामला ये। इसमें केशवानंद भारती निर्णय के बाद नवी अनुसूची में जोड़े गए कानूनों को मूल संरचना के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। वामन राव बनाम भारत संघ मामले 1981 में कहा गया था, यानी कि केशवानंद भारती निर्णय के बाद नवी अनुसूची में जोड़े गए कानूनों को मूल संरचना के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। उसके बाद IR कोइलियो बनाम तमिलनाडु राज्य, ये 2007 का मामला। कब का है? 2007
7 का मामला है, इसमें ये प्रावधान था कि नवीं अनुसूची में शामिल कानून भी मूल संरचना का उल्लंघन करने पर न्यायिक समीक्षा के अधीन है। यानी कि इसमें नवीं अनुसूची में शामिल है कि नवीं अनुसूची में जो भी कानून शामिल है उनको अगर वो भी मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं संविधान के, तो वो भी है जो जुडिशियल रिव्यू के अधीन होंगे। ठीक है, मूल संरचना के अधीन होंगे। ठीक, ये आई आर कोयली बनाम तमिलनाडु राज्य में 2007 में ये मामला फैसला दिया था। ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ, ये 2015 का मामला है। 2015 का मामला है। इसमें जो 99वां संविधान संशोधन अधिनियम राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग निरस्त, जो एनजीएससी बनाया था उसको निरस्त कर दिया गया था और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को मूल संरचना का भाग बनाया गया। जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है, उसको मूल संरचना का हिस्सा माना गया। किसमें? एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनाम भारत संघ 2015 में। ठीक है, इसके बाद मद्रास एसोसिएशन बनाम भारत संघ 2015 का मामला ये। इसमें केवल संविधान संशोधन ही नहीं, साधारण कानून भी मूल संरचना का उल्लंघन नहीं कर सकते। यानी इसमें ये कहा गया कि सिर्फ संविधान संशोधन ही बल्कि साधारण कानून है वो भी अगर संविधान के मूल संरचना के हिस्से का अगर वायलेशन करते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो उनको भी है जो न्यायिक संरचना के अंतर्गत जुडिशियल रिव्यू है उसके अंतर्गत लाया जा सकता है। ठीक है, तो ये मद्रास एसोसिएशन बनाम भारत संघ 2015 मामला दिया था। ठीक है, उसके बाद अंजुम कादरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ये 2024 का मामला है। अंजुम कादरी बनाम उत्तर प्रदेश 2024 का ये मामला है। ये स्पष्ट किया गया कि ये विशेष रूप से सिद्ध करना आवश्यक है कि साधारण कानून है वो किस प्रकार मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, तो ये 2024 में कहा गया। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टी ऑनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य, ये 2024 का मामला है। इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 31 की स्थिति मिनरवा मिल्स और केशवानंद भारती निर्णयों के अनुसार पुनः इसमें पुष्टि की गई और 39B के अंतर्गत भौतिक संसाधन की व्याख्या सीमित की गई। भौतिक संसाधन उसकी व्याख्या है वो सीमित की गई 39B के अंतर्गत। ठीक है, ठीक है, उसके बाद है मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर को भारतीय संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया। जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया। ये पूरी तरीके से एक न्यायिक विचार है, जुडिशियल इनोवेशन है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर विभिन्न वादों या वर्डिक्ट के माध्यम से विकसित किया है। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान की सर्वोच्चता, प्रमुख संवैधानिक सिद्धांत देखते हैं। प्रमुख संवैधानिक सिद्धांत, संविधान की सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में दिया गया था 1973 का जो वाद था उसमें दिया गया था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, उसमें सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था। सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का सिद्धांत दिया गया था। उसके बाद रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, ये इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण 1975, IR कोयली बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 में दिया गया था। उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 और SR बोमई बनाम भारत संघ 1994 और IR कोयली बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 में है जो ये सेपरेशन ऑफ पावर है वो समय समय पर सिद्धांत है जो दिया गया था। ठीक है, उसके बाद फेडरलिज्म यानी कि संघवाद, ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का मामला था और SR बोमई बनाम भारत संघ 1994 का इसमें संघवाद से रिलेटेड था ये। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत 368 के अंतर्गत संशोधन शक्ति की सीमा, ये मिनरवा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 का मामला है। मिनरवा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 का मामला है। मिनरवा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। ठीक है, और मौलिक अधिकारों के पीछे निहित सिद्धांत क्या है? सिद्धांत केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 और IR कोयली बनाम तमिलनाडु राज्य 2007। ठीक है, ये मौलिक अधिकारों के पीछे निहित सिद्धांत है। ठीक है, उसके बाद धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, सेकुलरिज्म, ये इसमें आपके केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 और IR कोयली बनाम भारत संघ 1994 का और श्री विश्वेश्वर काशी विश्वनाथ मंदिर और वाराणसी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1997 का। ठीक है, उसके बाद मौलिक अधिकारों राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है
DPSP है उसके बीच संतुलन ये दिया गया था मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के मामले में, ठीक है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के मामले में, ठीक है। उसके बाद सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की अवधारणा, सामाजिक सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की अवधारणा वो राज्य की नीति निश्चित तो समग्र रूप से, ये केशव भारती बनाम केरल राज्य 1973 और भीम सिंह जी बनाम भारत संघ 1981। इसके बाद प्रस्तावना में निर्दिष्ट उद्देश्यों, प्रस्तावना में निर्दिष्ट उद्देश्य वो दिया गया था केशव भारती बनाम केरल राज्य 1973। लोकतंत्र से संबंधित सिद्धांत, डेमोक्रेसी से संबंधित सिद्धांत, लोकतंत्र से संबंधित सिद्धांत कौन से हैं? संसदीय प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का मामला ये, ठीक है। और ये संसदीय प्रणाली केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का मामला है। उसके बाद स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का सिद्धांत, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का सिद्धांत ये कियोतो हेलोहोन बनाम जाचिलू, कियोतो हेलोहोन बनाम जाचिलू 1993 का मामला है। संसदीय लोकतंत्र और बहुदलीय प्रणाली, संसदीय लोकतंत्र और बहुदलीय प्रणाली ये कुलदीप नायर बनाम भारत संघ, कुलदीप नायर बनाम भारत संघ 2006 का मामला, ठीक है। और न्यायपालिका से संबंधित सिद्धांत देखते हैं। अब न्यायपालिका से संबंधित सिद्धांत देखते हैं, ठीक है। स्वतंत्र एवं सक्षम न्यायिक प्रणाली, स्वतंत्र एवं सक्षम न्याय प्रणाली, न्यायिक प्रणाली ये रजिस्ट्रार प्रशासन बनाम शिशिरकांत सतपति, ये 1999 का है। और आर्टिकल 32, 136, 141 और 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ, दिल्ली न्यायिक सेवा संघ बनाम गुजरात राज्य 1981, ठीक। उसके बाद न्याय तक प्रभावी पहुंच ये मामला था सेंट्रल कोल फील्ड बनाम जोसवाल कोल कंपनी, सेंट्रल कोल फील्ड बनाम जोसवाल कोल कंपनी, ठीक है। और न्यायिक पुनरावलोकन अनुच्छेद 32, न्यायिक पुनरावलोकन आर्टिकल 32 और अनुच्छेद 226 और 227 और क्या 227 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण 1975 और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 और एसपी संपत कुमार बनाम भारत संघ 1987 और एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ 1997। तो ये न्यायिक पुनरावलोकन से रिलेटेड है, ठीक है। और न्यायिक स्वतंत्रता, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ 1994 और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ 2015। तो ये सारे जो निर्णय हमने देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जो यूनिट 4 है, अध्याय चैप्टर 4 राज्य क्षेत्र और नागरिकता, ठीक है। तो इसमें कुछ पीछे छूटा तो नहीं, देख लेते हैं एक बार। प्रमुख संवैधानिक सिद्धांत, हाँ सब कवर किए, ठीक है। तो थैंक यू।